तो एक तरफ तो गैस सिलेंडर के लिए मतलब मीलों लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट, सब में एक ही बात लिखी है, थैंक यू, मेरा सिलेंडर तो 2 घंटे में ही आ गया। तो सवाल ये है कि आखिर भारत के एलपीजी संकट की असली कहानी है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो संकट है ना, ये सिर्फ खाली सिलेंडरों का नहीं है। ये इंसानी कहानियों का है। पंजाब में एक 66 साल के व्यक्ति भूषण कुमार मित्तल, वो बस गैस की लाइन में खड़े थे और वहीं पर कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये संकट की एक बहुत ही दुखद, एक असली हकीकत है। और यहीं से कहानी थोड़ी और अजीब हो जाती है। सोचिए, जिस दिन भूषण मित्तल जैसे लोग लाइनों में दम तोड़ रहे थे, ठीक उसी दिन सोशल मीडिया पर मानो एक बाढ़ सी आ गई। हजारों लोग बिल्कुल एक ही भाषा में एक जैसे पोस्ट कर रहे थे कि उन्हें गैस कितनी जल्दी मिल गई। तो एक तरफ तो सड़कों का सच था और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चल रहा एक अलग ही प्रचार। और हाँ, ये किसी एक शहर या एक गली की बात नहीं थी। धीरे धीरे ये आग पूरे देश में फैल रही थी। यूपी से लेकर पुणे और दिल्ली तक हर जगह से सिलेंडर के लिए लगी भीड़ के वीडियो वायरल होने लगे। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम जो थे वो बैठ गए, क्रैश हो गए। और इसका असर सिर्फ घरों पर ही नहीं पड़ा। नहीं, बैंगलोर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट गैस न होने की वजह से बंद हो गए। अब रेस्टोरेंट बंद हुए तो फूड डिलीवरी ऐप्स पर ऑर्डर भी आधे से कम हो गए। और देखिए, जब भी किसी चीज की कमी होती है तो क्या होता है? कालाबाजारी। घरेलू सिलेंडर 3-3 गुना कीमत पर बिकने लगे। और तो और एजेंसियों और ट्रकों से सिलेंडर चोरी होने की खबरें भी आने लगी। तो इस पूरी अफरा तफरी के बीच सरकार का क्या कहना था? यहीं पर मामला न और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि सरकार जो कह रही थी और जो असल में कर रही थी वो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं। संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने एकदम साफ साफ कहा कि देश में गैस की कोई कमी है ही नहीं, ये सब तो बस लोगों के पैनिक करने और जमाखोरी की वजह से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी उन लोगों की आलोचना की जो कमी की अफवाहें फैला रहे थे। मतलब जो ऑफिशियल लाइन थी वो थी ऑल इज वेल, सब ठीक है। तो फिर सवाल यही उठता है कि अगर वाकई कोई कमी नहीं थी तो फिर सरकार ने वो कदम क्यों उठाए जो कोई भी तभी उठाता है जब हालात काबू से बाहर हो रहे हों। देखिए, एक तरफ तो कोई कमी नहीं का दावा था और दूसरी तरफ सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। रेस्टोरेंट्स को जो सप्लाई मिलती थी उसे 20% तक काट दिया। 2 बुकिंग के बीच का जो टाइम था उसे 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन तक कर दिया। और सबसे बड़ी बात, दूसरे देशों से इमरजेंसी में गैस मंगवाने के ऑर्डर दिए गए और जिनके घरों में पाइप्ड गैस थी ना, उनकी सिलेंडर बुकिंग पर ही रोक लगा दी गई। मतलब ये सारे कदम तो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि संकट काफी गहरा है। तो सवाल ये है कि हम इस हालत में आखिर पहुंचे कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत भले ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हुई हो, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे अपने देश के प्लानिंग की कमी में छुपी हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे घरों में जो गैस जलती है ना, उसका 60% हिस्सा विदेशों से आता है। मतलब हम अपनी जरूरत के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट पर निर्भर हैं। और मजे की बात यह है कि ये पूरी की पूरी निर्भरता एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते पर टिकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। हमारा जो 60% इंपोर्ट है उसका भी 90% हिस्सा सिर्फ इसी एक रास्ते से आता है। तो जाहिर है, जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में टेंशन के चलते इस रास्ते को बंद किया तो भारत की सप्लाई लाइन पर सीधा सीधा ताला लग गया। तो ऐसे किसी भी संकट के लिए हमारा बैकअप प्लान क्या था? मतलब कुछ दिनों का रिजर्व तो होगा ही, है ना? लेकिन ये नंबर देखिए, भारत के पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में सिर्फ 2 दिन से भी कम की एलपीजी थी। सिर्फ 2 दिन। कोई बफर नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। हमारी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी मानो एक धागे के सहारे चल रही थी और वो धागा टूट गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये लंबी लंबी लाइनें आखिर खत्म कब होंगी? हालात नॉर्मल कब होंगे? चलिए 4 जो संभावित सिनेरियोज हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो पहला सिनेरियो है कि ईरान और अमेरिका में कोई समझौता हो जाए, जिसकी उम्मीद सच कहूं तो फिलहाल कमी लगती है। दूसरा कि हम दूसरे देशों से सप्लाई ले लें, लेकिन जो इमरजेंसी शिपमेंट्स आ भी रहे हैं वो ज़रूरत के मुकाबले ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है।
तीसरा ऑप्शन कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाए, ये तो लगभग नामुमकिन है क्योंकि ईरान ने वहां माइंस बिछा रखी हैं। और चौथा कि भारत और ईरान में कोई खास डील हो जाए, लेकिन उसमें भी दिक्कत यह है कि हर जहाज के लिए अलग-अलग बातचीत करनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि हालात नॉर्मल होने में अभी भी 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब तक ये संकट जारी है तब तक क्या किया जा सकता है? और हमें ये भी याद रखना होगा कि इस पूरी कहानी में सबसे भारी कीमत आखिर चुका कौन रहा है। अच्छा, कुछ लोग अब बैकअप के तौर पर इंडक्शन कुकर खरीद रहे हैं, जिनकी बिक्री आप यकीन नहीं करेंगे 30 गुना बढ़ गई है। जिनके इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी उपलब्ध है, वो उसके लिए रजिस्टर करवा रहे हैं। कालाबाजारी की शिकायत करना भी एक रास्ता है, बिल्कुल है। और सबसे जरूरी, पैनिक में आकर जमाखोरी न करने से सिस्टम पर दबाव थोड़ा तो कम हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है, उज्ज्वला योजना के तहत जिन लाखों ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी और कोयले के धुएं से आज़ादी मिली थी, ये संकट उन्हें वापस उसी धुएं भरी जिंदगी में धकेल रहा है। असल में वही इस संकट की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। आखिर में ये संकट